बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम Muhammad Uwais Karni, IBA, JES, THM and USE teacher alumni. So in our previous class we have learned pronoun and the personal pronoun and the three persons of pronoun. So today we are going to learn the cases of noun and the pronoun. The cases of noun and the pronoun. So let's start the topic. जी, what is द केस ऑफ प्रोनाउन। केस का मतलब वो नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि जी FIR वाला केस हो जाता है या कोई जी हॉस्पिटल के अंदर केस होता है, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। केसेस ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है? केसेस ऑफ नाउन का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। केसेस ऑफ नाउन का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है जी। केसेस ऑफ नाउन का मतलब क्या है? केसेस ऑफ नाउन का मतलब है कि आपका नाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आपका नाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये केस नाउन के भी होते हैं, ये केस प्रोनाउन के भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों के ही केस होते हैं, मगर ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको नाउन पढ़ के थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाए, ताकि जब हम प्रोनाउन के केसेस पढ़ें तो आप इजीली उसको समझ जाएं, ठीक है जी। तो देर आर थ्री केसेस ऑफ नाउन। नाउन के कितने केस होते हैं? तीन केस होते हैं। नंबर वन इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब आप नाउन और प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे जी ट्रीट करते हैं तो तब आपका नाउन होता है नॉमिनेटिव केस। लेट्स सपोज असलम गिव्स अ लेटर। असलम गिव्स अ लेटर। सो जी यहाँ पे असलम क्या है? असलम है आपके पास सब्जेक्ट, तो नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे असलम है नॉमिनेटिव केस। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था जो हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे कि दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। आवर सेंटेंस इज स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट and verb and in last object. So whenever your noun or pronoun is used as a subject of a sentence, then you can say it that it is a nominative case. So in our example it is the same case. Aslam gives a letter. So जी verb कौन सा है? gives, और verb से पहले हमेशा subject आता है, तो असलम है यहाँ पे noun, but here असलम is used as a nominative case, ठीक है। तो असलम यहाँ पे क्या है? nominative case। इसी तरह ही अगर मैं बोलता हूँ I am a boy, I am a boy, तो यहाँ पे एम क्या है? वर्ब, और वर्ब से पहले आ रहा है आई, तो यहाँ पे ये जो आई है सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। इसे हम क्या कहेंगे जी? नॉमिनेटिव केस। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जी नॉमिनेटिव केस क्या होता है। अब हम जी आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है हमारे पास? एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस क्या होता है जी? सिंपल जी, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं सब्जेक्टिव केस आ जाए तो आपको बताओ। एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं कि व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट of a verb, it is said to be the objective case or the accusative case, ठीक है जी। जब भी आपका नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो, कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो, तो उसे हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। मिसाल के तौर पे जी फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर सेकंड एग्जाम्पल पे आएंगे। असलम गिव्स अ लेटर। सो गिव्स हियर इज अ वर्ब एंड आफ्टर द वर्ब देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अ लेटर। अ लेटर नाउन है बट वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो इट इज़ नॉट नॉमिनेटिव केस, इट इज़ एन एक्यूजेटिव केस। तो ये क्या है जी? एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब हम देखते हैं जी सेकंड एग्जांपल। असलम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो प्लेइंग वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है नाउन, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे जो हमारा नाउन है फुटबॉल, वो यहाँ पे एज एन एक्यूजेटिव केस इस्तेमाल हो रहा है। तो बात क्लियर हुई कि जब भी आपका नाउन और प्रोनाउन आए सब्जेक्ट के अंदर तो वो है आपका नॉमिनेटिव केस, और जब भी आपका नाउन और प्रोनाउन आए ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो क्या है? एक्यूजेटिव केस। अगर मैं बोलता हूँ इट्स मी, ठीक है, ये मैं हूँ, तो यहाँ पे इट इज़ क्या है? वर्ब, और मी आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मी यहाँ पे है एक्यूजेटिव केस। तो होपफुली नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर लास्ट केस विच इज पजेसिव और जेनेटिव केस। पजेसिव और जेनेटिव केस। So what is possessive or genitive case? It shows ownership and possession.
इट शोज ऑनरशिप एंड पोजीशन, जो मतलब मिल्कियत शो करे या पोजीशन शो करे उसे हम जेनेटिव केस कहते हैं। सो जी एक बात जहन में रख लें कि वेन एवर वी आर गोइंग टू फॉर्म द possessive or the genitive case of the noun, we have to put the apostrophe after the noun and putting s, then our जेनेटिव केस विल बी फॉर्म्ड। हाउ जी, यहाँ पे देखें अली, अली के बाद अपास्ट्रॉफी दी और एस है, तो अलीज हाउस इज सो अट्रैक्टिव, अलीज हाउस इज सो अट्रैक्टिव। तो अब यहाँ पे देखें जी, इज क्या है, वर्ब, ठीक है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर अलीज हाउस तो इस्तेमाल हो रहा है, बट अपास्ट्रॉफी दी हुई और एस दिया हुआ है, तो ये क्या है जी, पजेसिव केस विच शोज द ऑनरशिप, द हाउस बिलोंग्स टू द अली और अली इज द ऑनर ऑफ दैट हाउस, दैट्स वाई वी कैन कॉल्ड इट अलीज हाउस। तो यहाँ पे अलीज हाउस क्या है, हमारे पास पजेसिव केस है। अब यहाँ पे आगे देखें जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे जी अलीज हाउस इज सो अट्रैक्टिव, अलीज हाउस इज सो अट्रैक्टिव, अली का जो हाउस है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि जी क्या है जी, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो, या जो हमारा नाउन है या जो हमारा पजेसिव केस है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा जी, हम कहाँ पे थे जी, मैं आपको बता रहा था पजेसिव केस, पजेसिव केस और जेनेटिव केस जी आपका क्या होता है कि जब आप जो नाउन है, नाउन के बाद आप अपास्ट्रॉफी दें, अपास्ट्रॉफी के साथ आप क्या करें जी, एस दे दें, और उसके बाद आपका एक और नाउन आए, तो वो जो नाउन है वो बिलोंग कर रहा होता है किसके साथ, उसकी मिल्कियत शो कर रहा होता है। जैसे ये हाउस है, इसका मालिक कौन है, अली, तो हम इसे कहेंगे अलीज हाउस। ठीक है, ये घर किसका है, अली का। इज़ सो अट्रैक्टिव, वो क्या है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो अलीज हाउस इज़ सो अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे अलीज हाउस जो है वो आपका पजेसिव केस है। अब ये हुआ भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ अलीज हाउस, इट इज़ अलीज हाउस। तो अब इज़ क्या है, वर्ब, और अलीज हाउस किस में इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। तो है तो ये पजेसिव केस ही, मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। तो बात जी क्या है, बात सिंपल सी है, योर पजेसिव और जेनेटिव केस either is used as a subject or either is used in a object of a sentence। तो जो आपका पजेसिव केस है वो सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो होपफुली जी आपको क्लियर हो चुका होगा केसेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन की। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जब आपका नाउन जी सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, जब आपका जी जो नाउन है एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो। पजेसिव केस क्या होता है, व्हेन इट शोज द ऑनरशिप आइदर इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। चले जी, अब हम आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फ़र्क है वो आज हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ नाउन और प्रोनाउन विच इज़ रिसीविंग द एक्शन। ठीक है, दो तरह का ऑब्जेक्ट जी, किस तरह का, पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हम कि ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो रिसीव करे एक्शन को। तो एक्शन किसका होता है, हमेशा वर्ब का होता है। किसका होता है जी, वर्ब का होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आज हम ऑब्जेक्ट के दो जो है ना काइंड पढ़ रहे हैं। तो जी नंबर 1 जो हमने पढ़ा है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास वो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब का एक्शन को क्या करे जी, रिसीव करे, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे। अच्छा जी, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या जी, मतलब इनडायरेक्ट वो नाउन और प्रोनाउन होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे। थोड़ा समझ नहीं आया ना, अब नीचे एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर आपके दिमाग में बिल्कुल ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखें, आई बॉट अली अ बॉल, आई बॉट अली अ बॉल। अब यहाँ पे ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। आई बॉट अली अ बॉल, तो यहाँ पे जी देखें
बॉट क्या है, वर्ब। उसके बाद दो नाउन आ रहे हैं, एक है अली और दूसरा है अ बॉल। तो अब यहाँ पे अब बॉल क्या है ये देखना है। अब बॉल भी ऑब्जेक्ट है, अली भी ऑब्जेक्ट है। तो अली क्या है, अली है जी पर्सन, अली क्या है पर्सन। और बॉल क्या है जी, आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग। क्या है जी, नॉन लिविंग थिंग। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने एक बॉल ली है अली के लिए। आई बॉट अली, मैंने अली नहीं ख़रीदा, आई बॉट अली अ बॉल। इसका मतलब है मैंने ली है एक बॉल अली के लिए। ये मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, इसकी मीनिंग निकालते हैं मैंने ख़रीदा है अली एक बॉल के लिए। नहीं, मैंने ख़रीदी है एक बॉल अली के लिए। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई बॉट अ बॉल फॉर अली, आई बॉट अ बॉल फॉर अली। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं आई बॉट अ बॉल फॉर अली। मगर अगर सेंटेंस इस तरह लिखा हुआ आई बॉट अली अ बॉल तो तब भी सही है। बट अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ये देखें जी दो ऑब्जेक्ट एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब जी हमने देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच इज़ रिसीविंग एक्शन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जो एक्शन रिसीव कर रहा है। कौन सा है जी जो एक्शन रिसीव कर रहा है, ये जो हमारे पास बॉल है वो कौन ले रहा है। ठीक है, बॉल कौन ले रहा है आपने ये बताना है। बॉल असल में लेने वाला कौन है, अली, लेने वाला कौन है, अली। इसी तरह ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, अ बॉल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, अ बॉल। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा आपके पास वो हमेशा हमेशा कोई ना कोई पर्सन होगा, लिविंग थिंग होगी। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग होगी। ये बात जहन में बिठा लें। मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं ताकि आपको समझा सकूं। देखें, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगी जी, नॉन लिविंग थिंग। अब बॉल क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है जी, वो हमेशा आपके पास लिविंग थिंग होगी। अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अली, अली ले रहा है ना, रिसीवर कौन है, बॉल का। तो बॉल का रिसीवर है अली। तो अली क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो जी एक्शन रिसीव करे। सही है जी, तो वर्ब का एक्शन रिसीव करे। अब वर्ब का एक्शन तो रिसीव कर लिया, बॉट खरीदी क्या, अ बॉल। मगर वो बॉल किसको मिली, वो बॉल मिली अली को। तो अली क्या है, अली इज़ द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग होगी, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लिविंग थिंग होगी। ठीक है जी, अली इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ बॉल इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। अब अगर आप लोगों ने देखें, सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद अली है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बट अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है, आपने क्या लाना है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लाना है। तो फिर आप सेंटेंस यूँ लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे एक प्लस होगा, या तो फॉर लगेगा या आप इधर टू इस्तेमाल करेंगे, और फिर आएगा आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पे किस तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि आई बॉट अ बॉल फॉर अली, आई बॉट अ बॉल। अब देखें, बॉल को मैं ले गया पहले, आई बॉट अ बॉल फॉर अली। तो ये सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर हैं, ये आप याद कर लेंगे, आपको बड़ा फ़ायदा देंगे आगे चल के। सेंटेंस स्ट्रक्चर में से जब भी कुछ सवालात आते हैं तो ये वाली चीज़ आपके जहन में होगी, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, ही गेव, लास्ट हम एग्जाम्पल देख लें, ही गेव असलम अ लेटर। तो इसने दिया असलम को क्या, लेटर। तो अ लेटर यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और असलम क्या है, असलम है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप वीडियो को करें पॉज, और आप यूज़ करके दिखाएं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप वर्ब के फ़ौरन बाद ला रहे हैं, तो किस तरह आप लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर देखिए ताकि आपको पता चल सके। अब जी इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, ही गेव अ लेटर टू असलम, ही गेव अ लेटर टू असलम। तो ये बात आ गई समझ में कि अगर आप वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे तो फिर आपको टू या फॉर लिखना पड़ेगा, और अगर आपका वर्ब के बाद
आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो फिर ना आप टू ऐड करेंगे ना फॉर ऐड करेंगे। सो होपफुली जी आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि केसेस और ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।